बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुस्तम मलिक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर सियासी बहरान शदीद होता चला जा रहा है और मुल्क के अंदर ऐसी अफवाहें हैं जिससे मुल्क को वो नुकसान पहुंच रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। सियासतदान आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, फिर 7 कौमी इदारों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उससे ये एहसास अब पैदा होने लगा है कि किसी को भी इस बात का एहसास नहीं कि इस हाल का नुकसान कितना होगा। अगर हम हर रोज़ देखें टीवी चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और बयानात के ज़रिए कौमी इदारों को टारगेट किया जाता है। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का इस वक्त पाकिस्तान को सामना है और दहशत गर्दी के इस माहौल के अंदर भी पाकिस्तान में ऐसी आवाज़ें उठती हैं जिससे मुल्क की सलामती पर भी जो है वो सवालात उठते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात क्यों दिए जाते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी ने पाकिस्तान का दौरा किया और ये एक मामूल का दौरा है कि जो दीगर ममालिक में भी किया जाता है ताकि वहाँ जाकर इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि जो इस वक्त एटॉमिक जो है वो पावर सेक्टर के लिए, अद्वियात के लिए कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया है, एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि शायद एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जा रहा है या पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का जायज़ा लिया जा रहा है। न किसी को एटमी असासों को देखने की इजाज़त, न उस तरफ जाने की इजाज़त दी जाती है। इस रूटीन की कार्रवाई पर भी सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान खड़ा किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ऑडियो वीडियोज़ की बात की जाती है। वीडियो लीक्स शुरू हुई, फिर ऑडियो लीक्स आनी शुरू हो गई और हर रोज़ एक नई ऑडियो टेप सामने आती है जिस पे जिस शख्स की भी ऑडियो आती है वो तो ये कहता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कहते हैं कि पुलिस को गैर सियासी होनी चाहिए, इदारे गैर सियासी होने चाहिए, तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू सियासतदानों की सरकारी अफसरान के साथ और मुबैना तौर पर जजेस साहिबान के साथ क्यों मंजर आम पर आती है, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसके साथ साथ हम जायज़ा लेंगे कि इस वक्त जो मुल्की मैशत है, इस तबाह हाल सूरत हाल के अंदर भी क्या सियासतदान मिल बैठ कर इस मैशत को बेहतर करने के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते या अपने अपनी नंबर स्कोरिंग में ही लगे रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज ज़फ़र हलाली साहब, सीनियर तजियाकार हैं। हलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। अमर यासाना साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार, उनके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब भी आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। इस किस्म की प्रोपेगेंडा मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ और मुल्क की इदारों के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ अब रूटीन बनती चली जा रही है। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इस किस्म के प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम को ख़तरा है, एटमी प्रोग्राम का जायज़ा लिया जा रहा है। ये माहौल क्यों बनता चला जा रहा है? साहब, मैं इतना हैरान हूँ कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस प्रोपेगेंडे में, जो दुश्मन हर वक्त हमारा नेबर करता है, उसमें भी फॉल प्रे टू इट। नाउ डीजी ग्रोसी जो हैं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के डीजी हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि सेफ और फॉर सिक्योर न्यूक्लियर यूज टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पज, ये उनका पर्पज है। 4 साल में एक दफा वो पाकिस्तान आते हैं और ये हर मुल्क में जाते हैं जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये फरवरी 2022 में पीटीए की गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया था, बिकॉज इससे पहले भी वो 2014 में भी आए थे, फिर उसके बाद 2018 में आए थे और अब ये 2022 में मिला। 4 साल के बाद एक विजिट होती है। जी। पर्पज होता है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कितनी पीसफुल पर्पज इस्तेमाल हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, आपको पता है कि चश्मा में वो विजिट किया, ये एक सिर्फ न्यूक्लियर पावर जनरेशन का प्लांट है। चश्मा 1, चश्मा 2, चश्मा 3 कैन यहाँ पर है 2 और 3। वो हमने अभी विजिट भी किया था ये कराची में। 2200 मेगावाट बिजली, पॉल्यूशन फ्री, नो समोसा धुआं, ना कोई चीज, नीट एंड क्लीन, और वो जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें ये पता ही नहीं है कि हेल्थ के लिए कितना न्यूक्लियर रेडिएशन जो है ये इस्तेमाल की जाती है और इतने मरीजों का इलाज किया जा रहा है। फिर पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट 132 सीड्स क्रॉप्स ऐसी बनाई हैं कि उसको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है और वो रेजिस्टेंट है। इतनी ये रिसर्च फैसलाबाद में हो रही है, ये वो काम करती है। अभी उन्होंने फैसलाबाद को कॉर्पोरेशन कर दी है कि बाकी वर्ल्ड के साथ कि जी हमारे लोग भी वहां जाएं, टेक्नोलॉजी सीखें, ये भी करते हैं। और फिर उसके साथ आप ये देखिए, मैं हैरान होता हूं कि कितना मिसकंसेप्शन कर दी जाती है। और वो उसने ट्वीट किया है, इतनी पाकिस्तान की तारीफ की है कि पाकिस्तान इज अ लीडिंग कंट्री इन यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पजेज, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन
उसके बाद जनरेशन पावर की वो बात की जा रही है। तो इसको सोचना, फिर सेकंड ये देखें, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद आवर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट एट ऑल। एंड आई रिपीट, इसमें पाकिस्तान की पूरी कौम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का जवान से लेके सीनियर ऑफिसर, चीफ आर्मी स्टाफ एंड माई सेल्फ एज रिटायर्ड ऑफिसर विल डाई, वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। लेट मी अश्योर, ये आपके पैनल से मैं बता रहा हूँ, ये सोचना ही गलत है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये हमें सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र लारी साहब, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान का दौरा करती है, उनके डीजी आते हैं, पाकिस्तान को एक रिस्पांसिबल स्टेट कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी मुहिम चलाई जाती है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जा रहा है। हम कौमी सलामती के हवाले से भी इतने नॉन सीरियस क्यों हो गए? खुदा जाने क्यों हो गए। इनका तो बस एक चीज है, इनके दिमाग पे चढ़ जाता है, बस वही ढंढोरा पीटते रहते हैं। अब क्या कह सकते हैं। काश के मुझे कुछ ऐसी चीज मैं कह सकता जिस पे मैं कह सकूं कि अमेरिकनों का कसूर है। कुछ नहीं है, बस यही दो लफ्ज हैं। एक है न्यूक्लियर, और वो न्यूक्लियर एक लफ्ज है जो हर वक्त इस्तेमाल होता है। और ये आदमी जो है, उन्होंने एक बायोडेटा में कहा है कि इसने फलाना इस पे उस पे काम किया, और साथ साथ उन्होंने लिखा है कि डिसआर्मामेंट पे भी काम किया। तो मेरे ख्याल में हमारे जो पैनिक रिडन लोग हैं, उन्होंने ये कनेक्ट करके कह दिया है। ये जो साहब आपके पैनलिस्ट हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि इस लेवल पे आप आके पाकिस्तान को धमकियां देंगे। क्या करेंगे, क्या माने क्या कहेंगे न्यूक्लियर पे, बताएं तो सही। और अगर इस तरीके से उन्होंने धमकियां दें तो फिर क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है। अमर इलियास राणा साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हम इस हद तक नेगेटिव क्यों हो चुके हैं कि हमारे बाज़ लिखी हुई तहरीरों का, या हमारे ट्वीट्स का, या हमारे सोशल मीडिया पे की गुफ्तगू का हम ये भी नहीं सोचते कि मुल्क को कितना नुकसान हो सकता है, मुल्क की सलामती पे कितना बड़ा हर्फ आ सकता है। हर वक्त एक ही बात की जाती है, एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जा रहा है, एटमी प्रोग्राम खतरे में है। मलिक साहब, बात यह है कि जब एक ट्रेनिंग ही ऐसी कर दी गई है, लीडर सुबह शाम बैठ के वो बैशिंग करे, फिर उनके फॉलोअर्स हर किस्म की, आप देखें जनरल जो शहीद हुए हेलीकॉप्टर में वहां पे कोर कमांडर कोयटा, तो क्या कुछ नहीं किया गया। हर चीज जहन में इस मुल्क के हवाले से नेगेटिव बना दी। बुनियादी तौर पे जब आप यूथ को काम पे लगा दें तो ये काम फिर किसी दुश्मन के तो करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इंडिया के लोग क्या, सारा काम तो इनके अपने लोगों ने कर दिया। इमरान खान पे वो इल्जाम लगा देते हैं कि हर चीज पे। अभी एक बच्चे ने कल वो कर दिया कि जी तुर्की में वो सामान गया जो तुर्की से आया था। अब आप मुझे कि उर्दवान शहबाजी को हाथ में पकड़ के, साथ पकड़ के ला रहे हैं, मिल रहे हैं, कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम कौम को एक सस्ती तफरीह बना दिया है कि इस मुल्क को जो मर्जी करो, तुम्हें कोई पूछने वाला, यहाँ पे कोई मखसूस बात आ जाए उस पर कोई बात कर लेगा। अब चाहे एटमी तवानाई के ऊपर, एटमी तवानाई हम दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह इतने सेफेस्ट है कि दुनिया मिसाल देती है। और इंडिया की यूरेनियम की बातें आई है सामने निकलने की और उसके गैर कानूनी स्मगल होने की, उसके ऊपर सारी दुनिया खामोश है। यहाँ एक तयशुदा दौर है, उसके ऊपर आके एक सिविलाइज्ड जैसे तरीकेकार होता है। आपको पता है पाकिस्तान के हर बड़े शहर में एटॉमिक एनर्जी के हॉस्पिटल्स भी, जहाँ पे बड़े लोगों का इलाज हो रहा है इस तरीके से। और वो सिस्टम जाहिर है जब इसके अंदर एक एक चीज सेट और चेक होती है, लोगों को पता। आप और आपको याद करें कि जब नवाज शरीफ के दौर में एटमी धमाके हो रहे थे तो इंटरनेशनल मीडिया खबर दे रहा था कि यूरेनियम उसकी मूवमेंट वाले से कोई चीज हो तो नहीं है। और हर चीज बताई गई कि पाकिस्तान छट है, कर रहा है। एक एक लम्हे की खबरें आ रही थी कि दुनिया इस तरीके से वॉच करती है। और यहाँ पे उसको भी तमाशा बना दिया गया कि पाकिस्तान के एटमी हथियार रोल बैक करने हैं, उसके लिए मुआहदा लगा है। यहाँ पे ना बोलने वाला सोचता है ना देखने वाला सोचता है। ये काम अब हमारे सब उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है किसी को माफी ना हो। अब एक शख्स को आप सजा देते हो, कहते नहीं वो फैसलाबाद का बच्चा था उसको सजा दे दिया आपने,
अच्छा, जिसको भी सजा देंगे यही सवाल है, आपको बेपरवाह होके जहां मुल्क की मसला है, बंदा है, औरत है, मर्द, बच्चा है, जो ये काम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, कोई माफी नहीं होनी चाहिए और स्टेट को करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अमर इलियास सना साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर ले, वापस आते हैं, बात करेंगे कराची में होने वाले दहशतगर्दी के इस वाक़े की। इसका जो है रोकथाम अब दहशतगर्दी का मुमकिन कैसे होगा, और कराची के अंदर पुलिस ने, अफवाज पाकिस्तान ने, रेंजर्स ने जिस तरीके से इस पूरे हादसे को और जो दहशतगर्द थे उनका ख़ात्मा किया, इस पे पूरी कौम को भी उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इसके साथ साथ कौम के अंदर जब तक यकसुई और इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, दहशतगर्दी की जंग से लड़ा जा नहीं सकता। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, कराची का वाक़या, उस पर आर्मी चीफ आज कराची गए भी, जनरल आसम मुनीर, उनके साथ वज़ीर सिंध सईद मुराद अली शाह भी थे। इस किस्म के वाक़यात, जब पेशावर का वाक़या हुआ उसके बाद इसकी जो है एक इन्फॉर्मेशन तो थी कि इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कौन से इक़दाम होने चाहिए? फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हम जंग लड़ रहे हैं, इसके लिए सियासी बहरान का खात्मा कितना ज़रूरी है? देखिए नसरुल्लाह साहब, बात यह है कि हमारी साइकी पाकिस्तान में यह है कि जब एक ऑपरेशन होता है, पहले मैं एक क्लियर कर दूं, मुसल्लह फौज 24 आवर्स 12 मंथ्स इन अ ईयर आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और दिलो जान से लड़ रहे हैं और जज्बे के साथ लड़ रहे हैं टू एलिमिनेट टेररिज्म ऑफ पाकिस्तान। और आपके सामने कितने हमारे ट्रुप्स, हमारे यंग ऑफिसर्स, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने शहादत दी है। और उसके बाद जब कभी ये जिक्र करें जी कि जो एक आप ट्रोलिंग करते हैं कि वो हेलीकॉप्टर ऐसे गिर गया, ये कर दी, इट सीरियसली इफेक्ट हो रहा है। इसलिए कि जब ऐसी बातें की जाती हैं और लोग हमारे ट्रुप इंफॉर्मेशन रूम में बैठते हैं और वहां पर जब देखते हैं कि हम लोग तो ये कुर्बानियां दे रहे हैं, हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, बेयाबानों में, और हमारे बारे में हमारे लोग जो हैं वो हमारे शहीदों के बारे में, उनके बारे में क्या बात करते हैं। कभी सोचे यंग विडोज जिनका एक एक दो बच्चे होते हैं, बेटियां हमारी, वो उनके पेरेंट्स, और इतने हौसलेमंद, वो कहते हैं, हमारे माँ कहती है हमारा दूसरा बेटा भी हो, तीसरा भी हमको आप दे देंगे। इसलिए ये बातें करनी चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी जो इनकी है ना टेररिज्म की, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोई रिलीजन नहीं है इनका। ये क्वेश्चन से करके डरा धमका के अपना फोर्स करना चाहते हैं, जो हमारी कौम नहीं करेगी। सेकंड, 1800 स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के, उन्होंने फतवा दिया है कि ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये हराम है। यू कैनॉट किल इनोसेंट बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबको शहीद करेंगे, मस्जिदों में जाके करेंगे। ये कौन सा इस्लाम में? तो एक इंसान को आप कत्ल करें तो इंसानियत पूरी वो कि जी इंसानी कत्ल करके। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कासम अली शाह साहब मुल्क के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, दानिश्वर हैं, वो भी प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। कासम अली शाह साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि हमारे जवान कुर्बानियाँ देते हैं। कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में एक सान्या हुआ, हेलीकॉप्टर की हादसे के नतीजे में हमारे सीनियर अफसरान शहीद हुए, लेकिन उस पर भी हम जो है गैर संजीदा किस्म के बयानात देने से बाज नहीं आए। जिस घर में लोग शहीद होते हैं, ज़ख्मी पड़े होते हैं, उनके ऊपर क्या बीतरी होती है। हम आस्ता आस्ता इस इन्हतात का शिकार हो गए कि अपने शहीदों के हवाले से भी हम एक नेगेटिविटी फैलाने से बाज नहीं आते। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि हमने एक बहुत बड़ी फोर्स पैदा कर दी है, जो सब के सब कीपैड पे वो फाइटिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकली यकीन करें, वो उंगली की चीची होती है, आखिरी उंगली, वो भी नहीं कटवा सकते। इनको अगर कोई 15 किलो का वजन इनके कंधे पे रख के एक वेपन का इनको खड़ा किया जाए बॉर्डर पे, और इनको 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ जाए, मैं कसम खाने को तैयार हूं, 1 घंटा नहीं गुजार सकते। ये प्रैक्टिकली जानते नहीं है कि जंगल व्याबानों में इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए कितनी बड़ी प्राइस हमारी फौज पे करती है। ये यंग बच्चे जो घरों से निकलते हैं, ये सिपाही हैं, ये कह लीजिए नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, ये कमीशन ऑफिसर्स हैं, इन सब की अगर आप एफर्ट्स देखें, ये कितनी प्राइस पे करके ये मुल्क के सुकून को, अमन को इंश्योर करते हैं, तो यकीन कीजिए हैरत होती है। और मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात पे होता हूँ कि ये बगैर हकायक को जाने ओपिनियन बना लेते हैं, यानी ऑन ग्राउंड रियलिटीज इन्हें पता ही नहीं है। आपका मुल्क कितने ज्यादा बैरूनी खतरात, कितने अंदरूनी चैलेंज वो सब के सब फेस कर रहा है। अब ये सारे काम देखिए फौज के तो नहीं है,
सिर्फ मिलिट्री के तो नहीं है कि हर चीज में उनको हम मुद्दे इल्जाम ठहरा दें। हमें मानना पड़ेगा कि वो जो सारा काम बॉर्डर पे बच्चे कर रहे हैं, इन मुश्किल महाजों पे कर रहे हैं, उनको अगर हम क्रेडिट नहीं दे सकते तो हम इस तरह सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव कमेंट कम से कम ना करें। शाह साहब, आपका एक बड़ा वसी हल्का अहबाब है, नौजवानों से आपका इंटरेक्शन बहुत होता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जिसके हाथ में मोबाइल है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, उसमें लोग ये कहते हैं कि नेगेटिविटी यंगस्टर में बहुत ज़्यादा पैदा हुई है पिछले कुछ अर्से के दौरान। इसकी जिम्मेदारी आप किस पर आयद करते हैं? मलिक साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चंद दिन पहले, क्योंकि मैंने भी ट्रॉलिंग फेस किया है, मैं ताज़ा इस ट्रॉलिंग का शिकार हूँ और मैंने इसका सामना किया। हमारे एक बड़े काबिल दोस्त हैं, वो एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के नेटसोल की ग्लोबल HR हेड हैं, फैसल भट्टी साहब। उनका एक बड़ा अहम जुमला मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर्स अगर ये सारी यूथ को लगाएं कि आपका हमसाया मुल्क, दुश्मन मुल्क, वो $300 बिलियन का बिजनेस जनरेट कर रहा है इस वक्त IT के जरिए, अगर आप ये सारे के सारे ये की पैड्स पे फाइट करने वाले, मोबाइल पकड़ने वाले, इस सारे बिजनेस का 1% पाकिस्तान में देकर आ जाए तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि 12 करोड़ को कोई सिमत नहीं दी गई, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वो यकीन कीजिए सड़क की जंग को, मोहल्ले की जंग को बहुत बड़ी जंग समझते हैं, वो कमेंट्स की जंग को, फेक न्यूज को आगे फैलाने की जंग को बहुत बड़ी जंग समझते हैं। ऑन ग्राउंड ना तो इनके पास स्किल्स हैं, ना काबिलियत है, ना ये लीडर्स ये को मुहिम चलाने को तैयार हैं कि हम पाकिस्तान में हम IT का कोई ऐसा बूम पैदा करें, इस बिजनेस को टॉप पे लेके जाएं। और आपका हमसाया मुल्क अगर $300 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है तो सर कोई कम से कम हम उसको मुकाबला करने के लिए कोई $30 बिलियन की कर दें। अगर इतना कर दें तो इनकलाब आ सकता है, यकीन कीजिए। लेकिन इस तरफ नहीं लगाएंगे, ये मनफी चीजों की तरफ लगाएंगे जहां पर शायद इनका इक़्तिदार तो इंश्योर होता है, मुल्क का भला कोई नहीं होता। अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बा करने हर कोई लीडर हमारा तैयार है। लेकिन नफसियाती तौर पर शाह साहब पॉपुलैरिटी मिलती है ऐसी चीज़ों को, इसकी वजह क्या है? सर देखिए, पॉपुलैरिटी मिलती है, मुल्क का नुकसान कितना हो रहा है कोई मानने को तैयार नहीं। दुनिया के बड़े लीडर तो लीडर तैयार करके देते हैं, खुद आराम से बैठ जाते हैं। जाके पढ़िए नेल्सन मंडेला की कहानी, जाके पढ़िए बड़ी बड़ी तहरीकों की कहानी है, जिसमें लीडर इतने सच्चे थे कि उन्होंने टीम तैयार की है, लोग तैयार किए हैं, सोसाइटी को दे दिया, माशरा आगे चल पड़ा है। यहाँ पर सारे जहान के नलायक इकट्ठे किए जाते हैं, उनको टीम डिक्लेयर किया जाता है, जो अपने इलाके, टाउन और हल्के को नहीं संभाल सकते, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो मुल्क चला लेंगे। सर वो तो मतलब घर का हिसाब किताब ठीक नहीं कर सकते, मुल्क कहाँ से चलाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमर इलियास राना साहब, ये तो आपका थीसिस यही है कि जब लीडर्स इस किस्म की ज़बान बोलते हैं तो फिर नीचे कारकुन भी इसी काम पे लग जाते हैं। क्या फिर कोई कानून साजी होनी चाहिए किसी तरीके से? इसको रोकें कैसे? आखिर रोकना तो पड़ेगा। देखिए, वही मसला है पाकिस्तान हर चीज के ऊपर, जहाँ आज़ादी इज़हार जिम्मेदारियां भी देता है, प्राइज भी देता है कि मुझे और आपको अगर हर बात हक हो तो फिर हमारे जिम्मे ये भी है, हमारा फर्ज भी है, हम वो बात करें जो किसी कानून और दायरे में हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जर्नलिस्ट हैं या कोई एनालिस्ट है या कोई तजज़ियाकार है तो उसके मुंह में जो आए वो बात कर दे। उसके अंदर हदूदों को यूद अंदर ही है कि कहाँ पे जहां आपकी आजादी का हक है वहां दूसरे की भी आजादी, आप किसी का हक नहीं छीन सकते। और खास तौर पे स्टेट का वो हक जहां आपको रहने, खाने पीने की जिम्मेदारियां दे रही है, पढ़ाने के जो भी आईन में लिखे गए कवानीन बनाए गए हैं, वहां ये बहुत जरूरी है कि हम स्टेट का ख्याल रखना। लेकिन हम किसी भी मामले में बिल्कुल इस बात से आरी हो चुके हैं, और खास तौर पे सोशल मीडिया, वहां पे जब थोड़ी सी बात है बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, मुझ पे भी कर लेंगे कि जी आप हदूदों के यूथ की बात करते हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ जरा सा इख्तियार किसी को मिल जाए तो वो गलत इस्तेमाल भी होता है। लेकिन उसके लिए अदालतें भी मौजूद है और अदालतों ने रोका भी है। जहां सिविल सोसाइटी मौजूद है वहां जर्नलिस्टों की यूनियन भी मौजूद है कि कोई चीज ठीक है या गलत है, लेकिन ये डायलॉग से होगी। ये जबरदस्ती जहां जरूरी है वो तो आप करें, लेकिन इसके लिए जो लॉ बनाना, उस पर अमल दरामद कराना कि क्या सिक्योरिटी है इंडिया के अंदर, क्या इंडिया के खिलाफ बहस होती है? नहीं होती। मसला यही है कि हमने अपने आप को आजादी में इतना आगे कर लिया है कि हम मुल्क की बुनियादी जो रूह है उसकी आजादी की और सेफ्टी की, उसको मजरू करने पे लग गए हैं। यहाँ लीडर हो या आम आदमी हो, यहाँ बैठ के डायलॉग होना चाहिए। अगर वो लीडर असेंबली में 4.25 साल कुछ नहीं कर सके तो
इन मान लें कि उन्होंने अब भी ये नहीं कहा कि मैं आके क्या करूंगा। वो ये कहते हैं देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये 30 साल बारियां लेते रहे, आज भी उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। प्रोग्राम देने वाले भी फंस गए हैं, क्योंकि अब वो स्टेट बचाते हुए जलीलो खार PMLN स्पेशली और PDM में सारे जमाते, पीपल्स पार्टी सब, क्योंकि ऐसे मरहले पे हुकूमत संभाली जब उन्हें नहीं संभालनी चाहिए थी, इलेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब एक काम ऐसा कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इस बात से डर जाए कि हमारा वोट बैंक खत्म हो रहा है तो हमें आमिर साहब मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुझे आपसे ये भी सवाल करना है कि मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं है। अगर जब हुकूमत बनी उस वक्त तो ऐलान किया गया कि हमने इमरान खान साहब को रुखसत कर दिया, हुकूमत संभाल भी ली। आज कैसे कहा जा सकता है कि हमारी हुकूमत नहीं है? जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों कोई नज़र नहीं आता? इस पर बात करेंगे ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सियासतदानों के अगर हम बयानात सामने रखें तो उससे अंदाज़ा होता है कि मुल्क एक मज़ीद क्राइसिस की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। इमरान खान साहब हर रोज़ एक बड़े ज़िम्मेदार सीनियर फौजी ऑफिसर के बारे में बयानबाजी भी करते हैं। अभी 1-2 रोज़ पहले उन्होंने फिर कहा एक मेजर जनरल के हवाले से कि जी मुझे ख़तरा है, अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे उनकी तरफ से जान का ख़तरा है। एक इंतहाई सीनियर, एक इंतहाई ज़िम्मेदार ऑफिसर के हवाले से एक मुसलसल कंपेन चलाई जा रही है। देखें नसरुल्लाह साहब, मैं इससे पहले एक तरह से काउंटर बताना चाहूँगा। देखें, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क के जैसे हालात हैं, मुसल्लह अफवाज यकीन करें हर जगह पर ऑपरेशन कर रहे हैं, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अभी 3 महीने में इन्होंने तकरीबन 16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए हैं। 19 हैव बीन किल्ड टेररिस्ट, और उसके साथ आपने जो 19 के करीब इनके अरेस्ट भी किए हैं। कोई भी नेशन जब ऐसे मौके में होती है वो काइनेटिक ऑपरेशन में काबिल होती, पूरी कौम को खड़ा होना पड़ता है। वी हैव टू स्टैंड एज यूनाइटेड इंशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ सपोर्ट के साथ वी कैन फिनिश एलिमिनेट टेररिज्म। आप देखें, बात की जा रही है ना, ये जो आपने ये क्वेश्चन किया था, देखना ये है कि इसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है। ये बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉब्लम हुआ है कि हम इस वक्त बिल्कुल वो नहीं कर रहे कि कहीं ना कहीं हम बैठ के मसाइल का हल कर लें, हुकूमत चले बैठ जाए। इमरान खान ने अकड़ दिखा रहे हैं, दिखाने दें, आप कहें जी चले आए जी बैठते हैं, क्योंकि इस वक्त अवाम ने अपने नुमाइंदे जो हुकूमत इस वक्त है उसको जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने हमारे मसाइल को हल करना है, हमारी जान और माल की हिफाजत करनी है और मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है, इकनॉमिक तरक्की भी करनी है। इसके लिए कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर वो इमरान खान स्टेटमेंट दे रहे हैं जी हम घेराव कर देंगे, जेल गिरफ्तार करेंगे, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बजाय इसके कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, आप इसको आराम से बैठ के रिजॉल्व करें। एक दफ़ा कॉल दें, लेट इमरान से कि मैं नहीं आता, देन आप मॉरल हाई ग्राउंड पर होंगे और ये पीटी बहुत स्ट्रॉन्ग लो विकेट पर होगी, देन पीपल विल अंडरस्टैंड इट। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये फिर उस पर बात ये कह देना कि मेरी हुकूमत नहीं है, ये नहीं, इट्स PMLN की हुकूमत है, ऑल पार्टीज की। बेसिकली द PMLN इज फायरिंग शॉट्स और पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी फायदे में है, वो एंजॉय कर रही है राइटिंग कि जी सब कुछ बदनामी PMLN, और वो एंजॉय कर रही है इसको। ठीक है, सेनेटर नवारुल्लाह काकड़ साहब भी मसाद मौजूद हैं। काकड़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में देने का। काकड़ साहब, कराची का जो हादसा हुआ, सानिया हुआ, दहशत गर्दों के साथ लड़ते हुए हमारे जवान ऑफिसर शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए, इस पर पूरी कौम का इत्तेहाद होना या पूरी कौम की तरफ से अप्रिसिएशन होना अपनी अफवाज को, अपने इदारों को, वो ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासतदान अपनी सिक्योरिटी के इदारों को तनकीद कर रहे होते हैं, उनके नाम बिगाड़ रहे होते हैं, उन पर हर रोज़ कोई ना कोई बयानबाजी कर रहे होते हैं। साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट किस्म का जो मसला है पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के हवाले से, उसकी तरफ निशानदेही की है। देखें, आइन ने पार्लियामेंट में आइन को तश्कील दिया, आइन में तमाम रियासत के इदारों को तश्कील दिया, और हमें ये नुक्ता जहन में रखना चाहिए कि जितने भी ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, ये बुनियादी तौर पर आइन की पैदावार हैं। ये तकवीज़ और जो इख्तियार इनको मुंतकिल हुआ है, ये आइन के तहत हुआ है। जब आप उनकी किरदार पे खुसूसी तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को काउंटर करने के हवाले से नुक्ताचीनी करते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को इनडायरेक्टली डिफाई कर रहे होते हैं, आप उसको फ्लाउट कर रहे होते हैं, आप उससे इनकार कर रहे होते हैं।
ये हमारा आईनी फर्ज भी है, ये हमारा इखलाकी फर्ज भी है, और ये हिकमत और जो कॉमन सेंस डिमांड करती है, उसके तहत भी जिन लोगों ने इस मेनेस का, इस जो थ्रेट है, इसका मुकाबला करना है, अगर आप उनको ही डिमोरलाइज करेंगे तो आप अपने आप को गैर महफूज करेंगे। तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जो कॉमन सेंस डिमांड करती है, आपको इन इदारों के पीछे खड़े होना है। बिल्कुल। किस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, कि वो इस बड़े मफाद को, जो मफाद आमा है, आम आदमी का मफाद इससे और उसकी सिक्योरिटी का मफाद जुड़ा हुआ है, वो उसको न समझते हुए बाज़ औक़ात अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी उनको मकासद को हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी और गैर सेहतमंदाना नुक्ताचीनी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, जनरल फैसल नसीर से इमरान खान साहब को मसला क्या है? उनकी तो जिम्मेदारी दहशत गर्दी से निपटना है, दहशत गर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी करने हैं। वो टारगेट क्यों है इमरान खान साहब के? कभी उनका नाम बदलते हैं, कभी किसी और नाम से पुकारते हैं। देखिए मलिक साहब, बात यह है, DGISI ने इसलिए एक बर वक्त पब्लिक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनके इदारे पे जब लोग कुर्बानी, और चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, जाहिर है कि इन कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया जाता के तमाम अफराद का, सिपाही से लेकर, लेकिन जब उनको मलाइन करने लगे के ऊपर वो वाहिद मौका था कि जब वो आके बार बार ये कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, उस इदारे को डिफेंड करने के लिए आया हूँ जो पाकिस्तान का डिफेंस करता है, पाकिस्तान के दिफा के लिए इनके तमाम अफसर। तो जाहिर है कि एक ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें जब DGISI ने लिए क्लियर भी किया, लेकिन ये मतलब का नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जी उन्होंने तो नाम लिया, नवाज शरीफ ने जब नाम लिया उस वक्त के DGI, तो उन्होंने पर्टिकुलर नाम का बताया और आज भी वो बात उस पर, लेकिन बतौर इदारा हमलावर नहीं। वो जब भी बात हुई, मतलब हम कैसे कहें कि जी अगर इमरान ने नाम लिया है तो नवाज शरीफ ने तो नाम लिया, बिल्कुल लिया। उन्होंने जनरल फैज का नाम लिया था, जनरल बाजवा का नाम लिया था, और फिर बाद में ये सारी चीजें, अब एक दो चीजें छोड़ के अब आप समझाएं मुझे, जनरल बाजवा और इमरान खान ने क्या वो सारी बातें तस्दीक नहीं कर दी जो नवाज शरीफ करते जा रहे थे? तो अब ब्रेक लगनी चाहिए। नवाज शरीफ के हवाले से हो, इमरान के हवाले से हो, बरकीत साहब जो बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है काफी दफा किया है, और इंटरनली तो राब्ते रहते हैं, क्योंकि जब आप पब्लिकली बार बार करते हैं तो आपके साथ ये भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है ये कहना कि जी गवर्नमेंट है, आप बड़े हैं, हम भी कहते थे कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उस वक्त अपोजिशन इनिशिएटिव थी। जहां तक मुमकिन हो सके इमरान खान साहब से इक़दाम है और मुल्क के जो दिफाई सूरत हाल है उस पर उनके और उनके साथियों के साथ होनी चाहिए, और उसको पब्लिक भी करना चाहिए कि जी हाँ, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब आप देख ले, मुख्तलिफ लोग वकला सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि कुछ लोग ये प्लानिंग करते हैं वहां जमान पार्क के बाहर ऐसा हल्ला गुल्ला कर दिया जाए, कुछ खुदा न खास्ता लोगों को खतरा हो जाए और सानिया मॉडल चलाए। तो ये बात रोकनी पड़ेगी पंजाब गवर्नमेंट को भी, सिक्योरिटी के इदारों को भी, वहां खड़े हुए लोगों को भी। ये सबकी जानें उतनी अजीज हैं जितनी मेरी और आपकी हैं, सबकी हैं। तो हमें अपने आप को वहां नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि हम मुल्क खुदा न खास्ता ले गए हैं कि छोटी छोटी बातों से हमने पाकिस्तान को मजाक बना दिया दुनिया भर में। तुर्की वाले मामले पे कोई बच्चा बात करे, एटॉमिक पे बात करे, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो जो चाहता है कह देता है, और फिर उसकी आप देखें लाइक करने वाले कितने लोग हो जाते हैं, बात करने वाले कितने होते हैं। ये बहुत संजीदगी का वक्त है कि आपका मुल्क, आपकी फोर्सेस सारी निशाने पे हैं, और हमने भी उनको निशाने पे। आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब और ज़फ़र लाली साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। कासिम अली शाह साहब ने किया था। इन सारे मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।